तो आज हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी थ्योरेटिकल है तो इसमें याद करने का भी काफ़ी है। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को वन शॉट में फिनिश करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स और एमसीक्यूज भी देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी तो एग्जाम में एटलीस्ट इस चैप्टर का तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर, आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। देखो, अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको एकदम बढ़िया से पढ़ लेना। इस वीडियो के दौरान जितने भी मैं टॉपिक कवर करूंगा इस सब को अच्छे से सीख लेना और कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया क्लियर कर लेना। और इसके बाद तुम्हें एक काम करना, वो क्या काम है, जितने भी एमसीक्यूज है तुम्हारी बुक में वो लगा लेना। और क्वेश्चंस कौन से लगाने हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो ये वीडियो भी जरूर देख लेना। इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो इस चैप्टर पर तुम्हारी 100% कमांड हो जाएगी और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ये तुम अपने मॉक टेस्ट लगाने के दौरान भी चेक कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखो, स्टार्टिंग होती है अपनी ह्यूमन आई से। सबसे पहले ह्यूमन आई टॉपिक है। तो ह्यूमन आई में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो तुम्हें रोड्स एंड कॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो बायो में पढ़ते हैं हम, क्लास 11th में हम बायो में पढ़ेंगे, बट तुम्हें रोड्स एंड कॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। रोड्स का क्या काम है, एक बस सिंपल शब्दों में बता देता हूँ मैं। तो रोड्स का काम है रात में देखने के लिए, मतलब अंधेरे में, और कॉन्स का काम है दिन में देखने के लिए, यानी कि ब्राइट में। रोड्स यानी रात, आर से रात, ऐसे याद कर सकते हो, मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है। तो एक बार ये ज़रूर देख लेना। और इसके बाद आता है अपना मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना, ये डिजीज़ है। तो इनको भी एक बार हमें अच्छे से समझ लेना है कि एग्जाम में अगर यहाँ से आए तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो, मायोपिया के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि इसमें क्या होता है, इज दैट डिफेक्ट इन विच पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि वो दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाता। देखो, मायोपिया के बारे में पता होना चाहिए। ऑप्शन में दे देगा, तुम्हें ऐसे लिख के दे देगा, और ऑप्शन में दे देगा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना, ये सब दे देगा लिख के, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब मायोपिया कोज बाय ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ, ये पता होना चाहिए। ड्यू टू आई बॉल बींग टू लार्ज। अब करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया यानी कि हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं हम इसको, कॉनकेव लेंस लगाकर। द कॉनकेव लेंस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आइज। तो देखो, मायोपिया में मतलब होता क्या है, इसमें होता यह है कि जो इमेज बननी चाहिए रेटिना पे, वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले बन जाती है ना, रेटिना से पहले बन जाती है इमेज, यानी कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है इमेज। तो हमें तो दूर का, यानी कि हमें दूर का सही नहीं दिखाई देता, यानी कि इमेज रेटिना पे बननी चाहिए और रेटिना पे ना बनकर उससे इन फ्रंट बन जाती है। तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस लगाकर, कॉनकेव लेंस रख देते हैं हम आगे, आई के आगे, तो इमेज सही बनती है फिर। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए मायोपिया क्या होता है और करेक्शन ऑफ मायोपिया हम किससे सही कर सकते हैं। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए, इसलिए मैंने ये लिया। अब क्या है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि मैंने सिंपल शब्दों में लिख दिया लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि वाइस वर्सा ऑफ मायोपिया, यानी कि सिर्फ इसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है कि हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती और इसमें क्या है कि पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती। वो जैसे देखा होगा ना, जैसे कि मेरे पापा हैं तो उनको दूर का मतलब इनको पास की चीज़ें नहीं दिखती, तो फ़ोन को कैसे देखते हैं, एकदम बहुत दूर से करके देखते हैं, हाथ को दूर ले जाते हैं और तब जाके देखते हैं। मतलब इसको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं ना, इसमें होता क्या है कि एक नॉर्मल पर्सन जो होता है ना, एक नॉर्मल पर्सन की जो सबसे मतलब क्लोज देख सकता है 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर के पास लेके आए तो इमेज ब्लर होने लगती है। जैसे कि आप और मैं बिल्कुल सही हो गए, तो 25 सेंटीमीटर से अगर पास लेके आए आंखों के तो इमेज ब्लर होने लगती है। बट इनका क्या होता है, इनका 25 सेंटीमीटर है ना दूर हो जाता है, यानी कि इनका 25 सेंटीमीटर से दूर होता है इनका नॉर्मल विजन के लिए, यानी कि इनका 25 सेंटीमीटर से जैसे 30, 35, 40 इतना होता है। तो अगर वो 40 सेंटीमीटर से भी आगे लेके आएंगे तो उनको फिर भी ब्लर दिखने लगता है,
समझ आ रहा है ना? आई होप तुम समझ पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये सिर्फ इसका जस्ट उल्टा है, यानी कि क्या बोल रहा था मैं, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। एक नॉर्मल बंदे की, जैसे मेरी आंखें बिल्कुल सही है, तो मेरे नॉर्मल विजन क्या 25 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं 25 सेंटीमीटर से पास लेके आऊँगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो मुझे इमेज ब्लर दिखने लगेगी। बट इनके में क्या होता है, 25 सेंटीमीटर इनका नॉर्मल विजन नहीं होता, इनका 40 35 मतलब इस तरह का होता है। तो hypermetropia is caused by due to low converging power of the eye because of its large focal length due to eyeball of point, eyeball being short। अब करेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा, कॉनकेव लेंस और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इससे क्या होता है कि ये बिल्कुल सही कर देता है, यानी कि जो इसके नॉर्मल विजन को ना 25 सेंटीमीटर पे ही ला देता है कॉन्वेक्स लेंस। तो तुम्हें पता होना चाहिए मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपी क्या होता है, और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं मायोपिया को, और हाइपरमेट्रोपिया को हम कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए तुम्हें। और हाँ, ये तुम्हें बताने भूल गया, रिमेंबर पावर फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। P = 1/f। अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो तुम कर देना। अब ये फोकस वगैरह हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई है, लाइट वाले में, और इसकी यूनिट भी याद रखना, कभी सिंपल पूछ लेगा कि पावर की यूनिट क्या है, तो डायोप्टर, इसकी ये यूनिट याद रखना, बस इतना ही याद रखना है। अब देखो, प्रेस बायोपिया एक अलग टर्म है। प्रेस बायोपिया मतलब एक बीमारी है भी, बट ये सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया जैसी है। एन ओल्ड पर्सन can't see the nearby object clearly due to the loss of power of accommodation of eye, यानी कि सिर्फ इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि बस ये ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ याद रखना। और इसका मतलब अब इसी के जैसा है तो इसी के जैसे ही ठीक होगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से ही ठीक हो पाता है। ये हमारे वृद्ध लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इस चीज़ को याद रखें। और आखिर में आई में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ और याद रखनी है, कैटरैक्ट। बस सिर्फ वर्ड याद रखो इसका, कैटरैक्ट मतलब क्या है, इसका ब्लड विजन, विजन जो है धुंधला हो जाता है, बस इतना ही याद रखना है इसमें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, रिमेंबर ग्लास प्रिज्म डायग्राम। इसकी फिगर याद रखनी है। फिगर देखो यहाँ पर, जैसे अब स्क्रीन पर तुम्हें शो हो रही होगी, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए इसकी फिगर। तो अगर मान लो तुम्हें फिगर दे दे और ABCD लिख के दे देगा फिगर के आगे कि A क्या है B क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब एंगल ऑफ डेविएशन ये सब पता होना चाहिए कि ये किस जगह पर होता है। तो तुम्हें पता, तुमने अगर फिगर देखी होगी अच्छे से तो तुम कर पाओगे। तो ABCD लिख के दे देगा कि अब ऑप्शन मैच करो। तो एक बार इसको मेरे कहने से एक बार ग्लास प्रिज्म का जो फिगर है एक बार अच्छे से देख लेना, मैंने स्क्रीन पे भी शो कर दिया है तो तुम समझ जाओगे। अब अगला टॉपिक है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ MCQ यहाँ से आएगा। अभी तक जो मैंने पढ़ा है उससे मुझे इतना नहीं लगता, बट अगर मुझे अंदाजे से ऐसा लग रहा है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट से उसको MCQ पूछना चाहिए। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है ये तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। क्या होता है कि वाइट लाइट आती है, वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है अलग अलग ग्लास प्रिज्म के थ्रू। ये भी एक बार डायग्राम देख लेना, इसकी लेबलिंग जैसे विबग्योर अपना है ना, ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना। यानी कि क्या कहता है अपना डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये सिंपल सी डेफिनेशन एक बार तुम्हें याद रखनी है, बस सिंपल है। तो उसके बाद क्या याद रखना है, एक बार रेनबो फिनोमिना। एक बार रेनबो फिनोमिना याद रख लेना। इसमें हमें सब कुछ देखने को मिलती है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हमें सब कुछ देखने को मिलती है। तो रेनबो फिनोमिना कैसे बनता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है ना, ये एक बार देख लेना अच्छे से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि मतलब रेनबो फिनोमिना में हमारी जो रेन जब गिरती हैं तो जो भी बूंद होती है ना वो एक्ट करती है ग्लास प्रिज्म जैसे। तो वहाँ से जब एक वाइट लाइट जब बढ़ती है, जैसे डिस्पर्जन में हो रहा था, प्रिज्म एक ग्लास प्रिज्म जैसा बिहेव करते हैं, जो भी बूंद होती है वो तो वो एक ग्लास प्रिज्म जैसा बिहेव करते हैं, तो इससे रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। ए रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ वाइट सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमोस्फेयर। ईच रेन ड्रॉप एक्ट्स एज अ टीनी ग्लास प्रिज्म। तो ये चीज़ तुम्हें अच्छे से याद रखनी है। तो अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल। तो देखो ये है अपना सम एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड विद डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, वो क्या है एक्स्ट्रा पॉइंट, देखो
विबग्योर, ये तो तुम्हें पता ही होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब तुम्हें एक जो मैं ट्रेंड बता रहा हूँ ना, ये मैंने तुम्हें चार, एक दो तीन चार, चार ट्रेंड बताए हैं, ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है। और मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा भी कि तुम्हें याद भी नहीं रखने, तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बस सिर्फ एक ये याद रख लेना वेवलेंथ का। देखो क्या होता है, वेवलेंथ होती है ना, नीचे आते वक्त इंक्रीज होती है वेवलेंथ को, यानी कि लैम्बडा सिंबल होता है इसका, लैम्बडा बोलते हैं, आगे तुम जानोगे। विबग्योर यानी कि नीचे आते वक्त इंक्रीज होती है, यानी कि वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ और रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, यानी कि नीचे आते वक्त बढ़ती रहती है। यानी कि वायलेट की सबसे कम, उससे ज़्यादा फिर इंडिगो की, उससे ज़्यादा फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो की और ऑरेंज, फिर रेड सबसे आखिर में, यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो तुम्हें ऐसे पूछ लेगा कि लीस्ट वेवलेंथ किसकी है या मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी जस्ट इसका अपोजिट है, क्योंकि जो है ना, जो लैम्बडा होता, फ्रीक्वेंसी होती है अपनी, एफ से डिनोट कर रहे हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्बडा की। सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्बडा के। तो अगर लैम्बडा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो बिल्कुल सिंपल है। और इसको बोलते हैं लीस्ट डेविएशन भी बोलते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी देखो डिक्रीज हो रही है नीचे आते, वो ये इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए। और बैंडिंग भी याद रखनी है। देखो रेड लाइट सबसे कम बैंड होती है और सबसे ज़्यादा बैंड कौन होती है, रेड लाइट सबसे कम बैंड होती है और वायलेट जो है सबसे ज़्यादा बैंड होती है। अब इस वजह से देखो ये जो फिगर है ना स्क्रीन पे तुम्हें दिख रही होगी, तुम यहाँ से समझना। देखो रेड लाइट जो है वो सबसे कम बैंड होगी और वायलेट जो है सबसे ज़्यादा बैंड हो रही है, वो तुम्हें दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे, जो ये मैंने इमेज तुम्हें शो करी है वो तुम्हें दिखाई दे रही होगी। तो इससे क्या होता है, तुम इससे स्पीड ऑफ लाइट भी एकदम याद रख सकते हो। भाई देखो रेड लाइट सबसे कम बैंड हो रही है, यानी कि प्रिज्म से बहुत ही जल्दी से निकल रही है, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो बहुत तेज़ी से निकली, इसलिए कम बैंड हुई। और ये जो है वायलेट जो है सबसे लेट निकली है, तो सबसे नीचे है ना, ये सबसे लेट निकली है, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट कम। ठीक है, तो देख लो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि वायलेट की सबसे कम और रेड की सबसे ज़्यादा। तो ये ट्रेंड तुम्हें याद रखना है, बैंडिंग डिक्रीज होती है नीचे आते वक्त, है ना, रेड की सबसे कम। बिल्कुल जो स्क्रीन पे जो तुम्हें इमेज दिख रही है ना, इसको तुम अच्छे से एक बार याद कर लोगे ना, रेड की सबसे कम, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, है ना, विबग्योर। तो तुम्हें अच्छे से याद रखना है, ये वेवलेंथ इंक्रीज करते हैं, ये याद रख लो सिर्फ इतना। ठीक है, ये तुम्हें हो गया क्लियर, है ना। अब इसके बाद क्या आता है, फिर ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिससे प्रीवियस वीडियो है मैंने तुम्हें बताया था कि किसी को बताना मत कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। अब वो तुमसे सिंपल पूछेगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस फिनोमिना पे बेस्ड है, तो तुम्हें बता देना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हें ना वो PDF जरूर लगाना जो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई है। द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, सॉरी स्पेलिंग गलत है, THEY, हायर देन दे एक्चुअली आर, यानी कि वो जितनी दूरी पे हमें दिखते हैं ना, वो उससे भी ज़्यादा, एक्चुअल जो उसकी दूरी है वो उससे ज़्यादा दूरी पे हम दिखते हैं। वो ये किस फिनोमिना पे बेस्ड है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये किस फिनोमिना पे बेस्ड है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सिर्फ वो क्वेश्चन तुम्हें ना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ इतना ही याद रख लो। अभी हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें पहले पढ़ना चाहिए था एक्स्ट्रा, जब हम इन डिटेल जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे ना, जब हमें टीचर पढ़ा रही थी, वो तुम्हें तब जानना चाहिए था। अब तुम्हें जो एग्जाम में पूछा जाएगा तुम वो जानो, सिर्फ वो तुमसे पूछेगा सिर्फ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस फिनोमिना पे बेस्ड है, वो तुम्हें ऑप्शन में दे देगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतने सारे तुम्हें वो फिनोमिना दे देगा। तो सिर्फ तुम्हें क्या याद रखना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये तीनों, यानी कि तीनों किस फिनोमिना पे बेस्ड है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब अगला क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके क्या क्या फिनोमिना है, जैसे टिंडल इफेक्ट, वाई स्काई इज ब्लू। अब तुमसे बोल दे स्काई ब्लू किस कारण, किस वजह से है, यानी कि तुम्हें क्या बता देना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन में ये भी होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये सब ऑप्शन में होगा। तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, टिंडल इफेक्ट किस फिनोमिना पे बेस्ड है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तुम क्वेश्चंस लगाना है इस वीडियो के खत्म होने का, और तुमसे 100% मतलब मैं बोलता हूँ 100% तो नहीं, 95% क्वेश्चंस होंगे जिसने ये वीडियो देखी, 100% उससे होंगे जिसने इन डिटेल क्लास में भी पढ़ा होगा। क्योंकि अब ये वन शॉट में ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। वन शॉट का मतलब होता है बहुत ही जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर देना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, यानी कि किस कलर की स्कैटर्ड लाइट निकलेगी वो
पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करती है, यानी कि ब्लू कलर शो करेगा या फिर जैसे सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, ये सब पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। अब ये चीज़ तुम्हें याद रखना है, वाई स्काई इज ब्लू किस फिनोमिना पे बेस्ड है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, यानी कि सनराइज और सनसेट के दौरान अपीयर्स रेड क्यों होता है। अब रेड अपीयर्स क्यों होते हैं, यानी कि जैसे कि सनराइज और सनसेट के दौरान जो सन होता है ना वो होरिजन पे होता है। अब होरिजन से क्या होता है कि जो हमारी ब्लू लाइट है इसकी वेवलेंथ कम है ना, तो ये क्या होता है, ये स्कैटर्ड हो जाता है, यानी कि हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती ब्लू, यानी कि पहले ही खत्म हो जाता है, ऐसे समझ सकते हो। जो ब्लू लाइट वाली वो होती है वो पहले ही खत्म हो जाती है। अब जो नीचे की बचती है रेड वाली, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है ना, तो ये स्कैटर्ड नहीं हो पाती। तो ये इसलिए हमें जो सन जो है सनराइज और सनसेट के दौरान रेड दिखाई पड़ता है। ये सिंपल शब्दों में तुम ऐसे समझ सकते हो। इन डिटेल वैसे तुम्हारी मैडम ने समझाया होगा। अब मेरा क्या काम था इस वीडियो में कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किस तरह के सवाल पूछेगा एग्जाम में, वो तुम्हें याद होने चाहिए। अब देखो जैसे कि इस फिनोमिना पे बेस्ड क्या क्या सवाल थे वो तुम्हें स्क्रीन पर भी यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चंस एक बार ज़रूर से देख लेना। ये वैसे इस पर टिक किए हुए हैं मैंने, पर तुम एक बार समझ लेना क्यों टिक किए हैं और क्यों सही है वो, ठीक है। तो आज के ये चैप्टर हमारा इतना ही था, और इतना ये सिर्फ देखो 2 पेज हैं, इन 2 पेज के जितने भी ये हाईलाइटेड टॉपिक है एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना। और याद है ना मैंने क्या बोला था, वीडियो ख़त्म होने के बाद जितने भी MCQs है लगा लेना, और जो ये वीडियो है ये देख लेना। इसमें जो PDF होगी ना 30 से 40 MCQs होंगे सिर्फ, वो लगा लेना। इस चैप्टर पे तुम्हारी 100% कमांड हो जाएगी और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो तो एग्ज़ाम के बाद बात करेंगे हम कि इस वीडियो से कितना % टॉपिक आया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, 100 सब्सक्राइबर जल्दी से कर दीजिए।